एक बड़ी अपडेट मथुरा से मिल रही है। कोहरे की वजह से NH-19 पर हादसे की खबर आ रही है। थाना फराह क्षेत्र में कई गाड़ियों में एक साथ टक्कर की खबर आ रही है। विजिबिलिटी कम होने से 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में कैंटर, बस और कार में टक्कर से कई लोग जख्मी हुए बताए जा रहे हैं। थाना फराह इलाके की पुलिस चौकी रैपुरा जाट के पास यह हादसा हुआ है। मथुरा से बुरी खबर, यह अफसोसनाक खबर, हादसे की खबर। विजिबिलिटी कम कोहरे की वजह से और इसीलिए कैंटर, बस और कार आपस में टकरा गई। 6 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। NH-19 पर यह हादसा हुआ है कोहरे की वजह से। थाना फरह इलाका और पुलिस चौकी रैपुरा जाट। एक और ताजा अपडेट आपको दे दें। हेट स्पीच मामले में आजम खां की पेशी है आज। रामपुर MP MLA कोर्ट में आज आजम खां की पेशी होगी और आजम खां को अपना बयान दर्ज कराना है आज। 2019 में धमोरा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है आजम खां के ऊपर। और आपको बताएं कि भड़काऊ भाषण मामले में आज फिर MP MLA कोर्ट में आजम खां की पेशी होनी है। कोर्ट में पेश होकर 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आजम खां को अपने बयान दर्ज कराने हैं। 2019 में लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान थाना शहजाद नगर के धमोरा में भड़काऊ भाषण दिया था उन्होंने, ऐसा आरोप है। और आज बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने आजम खां को तलब किया है। ताजा अपडेट, आज ही हेट स्पीच मामले में आजम खां की पेशी होनी है। 2019 के धमोरा में जो भड़काऊ भाषण के आरोप है उनके ऊपर, उसी मामले में आज पेशी होगी। अपना बयान दर्ज कराना है आजम खां को भी। 313 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा के तहत। लोकसभा चुनाव के दौरान यह भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। जोशीमठ मामले पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। यह ताजा और बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में और 16 जनवरी की तारीख दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन 16 जनवरी की तारीख मिली है। आज 10 जनवरी की तारीख, 6 दिन बाद 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुनवाई होगी। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, क्या कहा गया याचिका में और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके वकील PN मिश्रा ने साफ तौर पे कहा था कि सरकार की लापरवाही के खामियाजा जोशीमठ के लोग भुगत रहे हैं, लिहाजा इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत से मामले होते हैं देश के महत्वपूर्ण, उन पर अभी सुनवाई चल रही है और जो चुनी हुई सरकार है वो वहाँ पे काम कर रही है, लिहाजा इस मामले में पूरी सुनवाई 16 जनवरी को करेंगे। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जल्द सुनवाई हो, तो सुप्रीम कोर्ट 16 जनवरी को सुनवाई के लिए तैयार हो गया। 16 जनवरी की जब सुनवाई होगी तो उसमें उत्तराखंड सरकार भी अपना पक्ष रखेगी कि किस तरीके से वहाँ पे राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, जो लोग आपदा से पीड़ित है उनकी मदद के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से याचिका में ये आरोप लगाया गया है सरकार की लापरवाही हुई है, सरकार वहाँ पे जिस तरीके से जल्द लोगों को राहत नहीं पहुंचाई है, यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा दरारें हुई हैं और अब उचित तरीके से उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, उचित तरीके से उनको समाधान नहीं किया जा रहा है, लिहाजा इस पर सुनवाई की जाए और राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। तो 16 जनवरी को विस्तृत सुनवाई होगी जहाँ पे तमाम सही दलीलें रखी जाएगी। आप कह रहे हैं अविनाश की इस याचिका में जोशीमठ की जो संकट है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इसकी मांग की गई है और ये याचिका स्वामी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दायर की है। और कल कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसी डिमांड की थी जिसमें दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पे अगर बात करें तो कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा और इसके अलावा देवेंद्र यादव जो कि उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने ये मांग की है कि उत्तराखंड में जो जोशीमठ में आपदा आई है उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी भी यही डिमांड करी है और सुप्रीम कोर्ट में भी अब यही डिमांड पहुंच गई है। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बड़ी अपडेट यह है कि जोशीमठ में खतरनाक दरार वाले भवनों पर एक्शन जारी है। यह ताजा अपडेट, मलारी इन और होटल माउंट व्यू पर सबसे पहले एक्शन लिया जा रहा है। दोनों होटल्स के बिजली के कनेक्शंस को काट दिया गया है और कुछ ही देर में होटल्स को गिराने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की ओर से आसपास के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सीधा आपको जोशीमठ लिए चलते हैं, रवि केंदुरा वहां पर मौजूद है। रवि, ताजा तस्वीरें क्या है वहां की?
बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो बिजली के कनेक्शन है उनको यहाँ से जो लाइन्स हैं उनको हटा दिया गया है और फिलहाल यहाँ पर विद्युत आपूर्ति को रोक दिया गया है। उसके बाद ही ये कार्रवाई शुरू होगी यहाँ से। जिनके होटल पर जो कार्रवाई शुरू होनी है ये वही 2 होटल हैं। उधर मलारी इन पर पहले जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी, ध्वस्तीकरण वहाँ से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो जिन और घरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी धीरे धीरे इन घरों को भी यहाँ से तोड़ दिया जाना है और क्योंकि यहाँ पर दरारें बहुत ज़्यादा हैं और उसके बाद जो 75 जो जगह चिन्हित की गई हैं उस पर धीरे धीरे से इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी और यहाँ से भी तमाम जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको यहाँ से इन तमाम घरों को खाली करा दिया गया है। देखिए लोग यहाँ पर हैं भी हमारे साथ और जिनके घरों को यहाँ से खाली कराया गया है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? ये वाला घर ये है। अच्छा चलिए, कौन है यहाँ पे? आप हैं। आपने खाली कर दिया सारा सामान? अरे बाबूजी, पहले शासन प्रशासन हमारे दौर से आए, कह रहे उठो जी। कहाँ उठो? कहाँ जाएं? किसके घर में जाएं? खाना क्या खाएंगे? कहाँ से खाएंगे? ये भी पूछा शासन ने। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी इनके यहाँ रह रहे हैं प्लेस में, रिश्तेदारों के यहाँ। हाँ, अब कहाँ जाएं? हमारा सामान लेने आने को कोई नहीं आ रहा और खाली बोलने से क्या होता है? खाली बोलने से क्या होता है? शासन प्रशासन इन पिट्ठू लोगों के चक्कर में, जो पैसे वाले हैं उनके चक्कर में हम लोगों की पिसाई हो रही है। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, 2006 में सूचना अधिकार के तहत मैंने लगाया था। इन्होंने राजस्व विभाग ने ये मोटर रोड की भूमि को दोबारा कैसे बेचा और कैसे इनको भवन निर्माण की अनुमति दी है, पहले मेरे को ये बताया ना शासन। और जब आदेश हो रखा कि लक्ष्मी प्रसाद का पूरा पैसा दिया जाए और इनको हटा दिया जाए, कहाँ है तुम्हारा डिजबार? कहाँ है डीएम? है कहाँ डीएसपी? कहाँ है? खाली बोलने। देखिए ये क्योंकि किसी का कोई अपना आशाना छोड़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्योंकि रेड क्रॉस के निशान है, इन घरों को भी यहाँ से इनका भी ध्वस्तीकरण होना है और लोगों की नाराजगी है कि उससे पहले उनको कहीं परमानेंट उनको रहना कहाँ पर है, ये व्यवस्थाएं उनके लिए नहीं की गई। इसी जो मकान है इसके जो ये ऑनर हैं और इसी वजह से ये बात कर रहे थे कि अगर आखिर हम कहाँ जाएंगे, लंबे समय से इस तरीके की बात भी कर रहे थे। तो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, घरों को भी यहाँ से जो है, यहाँ से आप देखिए अभी लोगों के हम देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए किस तरीके से सामान यहाँ पर बंधा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये अंदर देखिए ये सामान यहाँ पर लोगों ने बांध दिया है अपना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा दरारें हैं। अब धीरे धीरे यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये नाराज़गी है कि अभी कहाँ रहेंगे, क्योंकि जो राहत शिविर हैं वो तो लगाए गए हैं, लेकिन ये कई पीढ़ियाँ उनकी यहाँ रह रही हैं। तो उसके बाद यहाँ से इतना सामान ले जाना आसान नहीं होता है और एकदम से इसको खाली करना आसान नहीं होगा। तो ये जो दिक्कतें हैं वो हैं। देखिए यहाँ पर लोगों ने अपने घरों में ये सामान यहाँ से बांध दिया है, क्योंकि यहाँ पर रेड क्रॉस के इन घरों में निशान लग गए हैं। बहुत सारा सामान है जिसको यहाँ से लोग अब अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। तो ये बिल्कुल देखिए अभी जो जानकारी है, एक बड़ी खबर है इस वक्त हमारे पास। वापस आते हैं आपके पास रवि, आपको जोशीमठ लिए चलते हैं और ऐसी मांग क्यों हो रही है, ये तस्वीरें आपको रवि केंतुरा वहां से लाइव दिखा रहे हैं। वहां के लोगों का दर्द रवि केंतुरा आपको लाइव दिखा रहे हैं और रवि केंतुरा बता रहे हैं कि किन मकानों पर क्रॉसेस लगाकर और किन होटल्स पर कार्रवाई की जा रही है। रवि, जो दर्शक हमारे ताजा अभी जुड़े हैं एबीपी गंगा से, उनको आप थोड़ी स्थितियां स्पष्ट करें कि कितने मकानों पर ये क्रॉस के निशान लगाए गए हैं और जिन होटल्स पे कार्रवाई हो रही है उन होटल्स पे क्यों कार्रवाई हो रही है, कितने मंजिला होटल हैं, आसपास कितने मकान हैं, कितने मकान जद में रहेंगे, ये सारी बातें एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को बताता हूं कि यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो कैसे शुरू होगी। ये मलारी इन होटल है, यहाँ पर सबसे पहले इस मलारी इन होटल को यहाँ से ध्वस्त किया जाना है। मैनुअल तरीके से इस होटल को हटाया जाएगा। वजह उसकी ये है कि इस होटल के नीचे एक बड़ी बस्ती है, वहाँ पर खाली तो कराया गया है, लेकिन वहाँ पर बद्रीनाथ हाईवे भी है। अभी पूरी तरीके से सड़क को बंद नहीं किया जा सकता, इस वजह से इसे मैनुअल तरीके से बड़ी मशीनों का प्रयोग ना करके इसे मैनुअल तरीके से हटाया जाएगा। यहाँ से इसकी शुरुआत होगी। 75 ऐसे क्रॉस के निशान हैं जो होटल और मकानों में लगाए गए हैं। ये प्रशासन का कहना है कि ये ऐसे भवन हैं जो कभी भी जर्जर, कभी भी इतनी बड़ी दरारों की वजह से जमींदोज हो सकते हैं।
तो यही वजह है कि अब धीरे धीरे कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन कार्रवाई इस होटल से शुरू होगी। इसके बाद जो दूसरा होटल आप अब देखेंगे तो उसके बाद यहाँ से कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। मैनुअल तरीके से हटाया जाना है तो माना जा रहा है कि काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन ऐसी जगहों को पहले, क्योंकि ये होटल अभी सबसे ज़्यादा खतरे में बने हुए हैं और यहाँ के नीचे रहने वाले लोग जो है रात जब वो अपने घरों में रहते हैं तो दहशत में रहते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ पर कब बर्फ़बारी हो जाए, कब भारी बर्फबारी हो जाए कुछ पता नहीं है। मौसम यहाँ पर अचानक से बदल जाता है क्योंकि काफ़ी हाइट यहाँ पर है और यही वजह है कि अब यहाँ से इनको हटाया जाना है। बिल्कुल 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 मौसम एक बड़ा संकट है क्योंकि इस वक्त सर्दियां पीक पर चल रही हैं रवि, और इतनी ऊंचाई पर इतनी पीक विंटर्स में इस कड़कड़ाती ठंड में ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकट है। ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, क्या बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं वहां पर बिजली विभाग के द्वारा रवि? जी बिल्कुल, बिजली के कनेक्शन सबसे पहले, क्योंकि इस होटल के आगे से बिजली की पूरी एक लाइन जा रही है मुख्य शहर के लिए और ये बिजली के कनेक्शन यहाँ पर काटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कनेक्शनों को हटाया गया है, जो लाइन्स हैं वो जो बिजली के तार हैं उनको हटा दिया गया है और फिलहाल विद्युत आपूर्ति जो इस इलाके की है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले ये यहाँ पर काम किया गया है, कुछ जो एसडीआरएफ के लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और जो यहाँ पर एनडीआरएफ है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से पूरा राहत बचाव कार्य भी साथ में हो सके। जो बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कल यहाँ पर जो लोग आए थे उनकी एक टीम यहाँ पर आई और वो उस टीम के कुछ मेंबर्स जो हैं आज भी यहाँ पर आएंगे। अभी उनकी निगरानी में, उनकी गाइडलाइन में ही इनको हटाया जाना है क्योंकि बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास पूरी तरीके का एक ऐसा अनुभव है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को हटाने का, तो उस अनुभव को ही यहाँ पर लिया जाएगा और उस अनुभव के साथ ही इनको यहाँ से पूरी तरीके से जो है हटाया जाना है। और अभी देखिए बिजली की जो लाइनें हैं यहाँ से, क्योंकि ये मुख्य शहर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ही जोशीमठ शहर की जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मुख्य जो मार्केट है उसकी शुरुआत होती है। आगे एक बड़ा मार्केट है, उस तरफ जो है यहाँ से तमाम चीज़ें यहाँ से शुरुआत होती है। और ये जो लोग आप देखिए ये जो होटल है यहाँ के बहुत मुख्य माने जाते हैं क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं। जोशीमठ में इन होटलों में ज़्यादा रुकते थे, तो वो भी आज इन तस्वीरों को देख रहे होंगे और उनको भी लग रहा होगा कि वो यहाँ पर रुके हैं, यहाँ से उन्होंने बहुत सारी जो है तस्वीरें ली होंगी, सेल्फी ली होंगी। लेकिन आज देखिए समय के साथ साथ किस तरीके से जो प्रकृति की जो यहाँ पर दरारें मानव और प्रकृति के बीच आई हैं, उन दरारों ने, इस भूधसाव ने आज बहुत कुछ जो है ऐसा है जोशीमठ में जो तबाह की ओर है और एक ऐसा शहर जिसके अस्तित्व को बचाए जाने का एक बड़ा संकट आज सबके सामने खड़ा हो गया है। एक आध्यात्मिक शहर, एक धार्मिक शहर, एक सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण शहर, बॉर्डर का एक ऐसा इलाका जो एक प्रहरी के रूप में है, बद्रीनाथ जाने का एक धाम जाने का जो मुख्य द्वार है, तो ये महत्वपूर्ण है। देखिए आप सामने की मैं तस्वीरें कहूँगा कि जूम करके दिखाएं। वहाँ पर एसडीआरएफ की जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। वो वहाँ पर अपने इक्विपमेंट के साथ हैं, उनके पास अपने पूरे इक्विपमेंट हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो राहत बचाव कार्य है उसको किया जाना है, या फिर उनको जो भी जिम्मेदारी दी गई होगी। जो एसडीआरएफ कमांडेंट है उन्होंने उनको ब्रीफ करके बताया है कि आप किस तरीके से यहाँ पर कहें। तो फेज़ वाइज यहाँ से जो है धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पर यहाँ के ध्वस्तीकरण किया जाना है। ये कोई बड़ा इस तरीके से नहीं कि इससे पूरा ढह दिया जाएगा, पूरी बड़ी मशीनों से ढह दिया जाएगा, ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ पर जो है सीढ़ी नुमा तरीके से ही मकान भी बने होते हैं। उन मकानों को आप खाली कराएंगे तो ये, क्योंकि जोशीमठ जहाँ पर ये होटल आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर है, इसकी हाइट से यहाँ से जो पूरा मलबा है, जो तमाम चीज़ें हैं वो नीचे जा सकती हैं अगर एकदम से ऐसा होता है। तो यहाँ पर इस तरीके का इस अनुभव के साथ जो है यहाँ से इन तमाम चीज़ों को किया जाएगा ताकि नीचे और गाँव में कोई दिक्कत ना हो। इसके नीचे जो है पूरी जेपी कॉलोनी है, वहाँ एक बड़ी बस्ती रहती है, पहाड़ी एरिया है। देखिए उसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, सामने जो पहाड़ है, सामने का जो पहाड़ है, अब इस पहाड़ी की जो ये ऊपर चोटी है, ये इस पहाड़ी की जो ऊपर ही चोटी है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ इस तरीके से जोशीमठ बसा हुआ है। मेरे सामने वाली पहाड़ी है, इस तरीके से जोशीमठ बसा हुआ है। यहाँ पर ये भवन अगर है, यहाँ से अगर किसी भी भवन को हटाया जाता है तो उसका पूरा मलबा नीचे जाएगा। तो नीचे इस पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर मैं हूँ, यहाँ तो पूरे घर हैं, पूरे गांव है नीचे, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये हटाना इतना आसान नहीं है, इसी वजह से पूरे अनुभव के साथ यहाँ से इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। ये कोई मैदान का इलाका नहीं है कि इसको हटा दिया जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ से इसको धीरे धीरे मैनुअल तरीके से पूरे अनुभव के साथ, वैज्ञानिक की तकनीकी के साथ इसको यहाँ से हटाया जाए ताकि नीचे जो गांव हैं, जो बस्तियां हैं, जो मुख्य मार्ग है बद्रीनाथ के, जो नेशनल हाईवे है, उस पर आवाजाही इस तरीके की कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन ख़तरा ज़्यादा है और ख़तरा इस वजह से भी है क्योंकि बिल्डिंगें बहुत बड़ी हैं, इमारतें बहुत बड़ी हैं। यहाँ पर ये होटल्स
जो बिल्कुल। प्रशासन है, हालांकि उनका दावा है ये जो दोनों कि उन्होंने होटल्स इस तरीके की पूरी हैं रवि, इन पर ये पूरी कितने तैयारियां की मंजिला हैं, इनका निर्माण कब हुआ, और अभी एक वहाँ पर जिनसे आप बात कर रहे थे वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के बाशिंदे हैं, वो कह रहे थे कि 2005 या 6 में उन्होंने आरटीआई के जरिए सूचना प्राप्त की थी और जिस तरीके से इन होटल्स की ज़मीनों को बेचा गया उस पर भी सवाल है। तो वो सवाल हमारे दर्शकों के मन में भी हैं कि ऐसा हुआ कैसे, इन होटल्स का निर्माण, इतना ऊंचे होटल्स का निर्माण हुआ कैसे। तो आप नजर बना के रखे रवि। गाजीपुर से खबर है इस वक्त हमारे पास, माफिया मुख्तार अंसारी के कोर्ट में पेश होने पर सस्पेंस बरकरार है। ठंड और कोहरे की वजह से गाजीपुर कोर्ट में पेश होने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच में लाने का आदेश है, लेकिन कोहरे ने रास्ता रोका हुआ है और अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि माफिया मुख्तार अंसारी कोर्ट में आएगा या नहीं। आज गाजीपुर कोर्ट में गवाही देने के लिए माफिया मुख्तार को समन है। कोर्ट की तरफ से आदेश है कि आज इन पर्सन गवाही दी जाए मुख्तार अंसारी की। इस मामले पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने एबीपी गंगा से कहा है कि एडीजीसी सहयोग नहीं कर रहे। सरकारी अधिवक्ता पर, प्रोसिक्यूशन के अधिवक्ता पर आरोप लगाया है डिफेंस के लॉयर ने कि वो सहयोग नहीं कर रहे, और ये बातें उन्होंने एबीपी गंगा से कही हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में लाने का आदेश है। पिछली तारीख को भी मुख्तार को नहीं लाया जा सका, आज की तारीख दी गई है। आज भी कोर्ट ने इन पर्सन यानी व्यक्तिगत रूप से पेश होकर गवाही देने का आदेश दिया है, लेकिन अभी तक कोई हलचल नहीं। इस वक्त हम गाजीपुर कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और आप मौसम देख सकते हैं, यहाँ पर कोहरे की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर आज माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गवाही देने के लिए आना है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आप देखें यहाँ पर ये पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, इसके साथ ही सामने ये बैरिकेटिंग भी यहाँ पर लगा दी गई है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो आज मुख्तार अंसारी की गवाही को लेकर यहाँ उहापोह की स्थिति फिर से देखी जा रही है, क्योंकि कोहरा बड़ा बाधक बन सकता है मुख्तार अंसारी की गवाही में। हालांकि अभी स्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके अधिवक्ता लियाकत अली ने एबीपी गंगा के कैमरे पर बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि मुख्तार अंसारी की गवाही में कहीं ना कहीं जो कोहरा बाधक बन रहा है उसमें एक बड़े इंतजाम की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो गवाह पलट रहे हैं, जो गवाह बदल रहे हैं, उन पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एडीजीसी के यहाँ पर पूरी कार्यशैली है, उन कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं और जिलाधिकारी के साथ यहाँ के पुलिस महकमे से ये मांग की गई है कि गवाहों के पलटने पर ध्यान दें, इस पर उचित कार्रवाई करें। अब देखना ये होगा कि क्या आज मुख्तार अंसारी की गवाही यहाँ पर हो पाती है, क्या जो उनके अधिवक्ता की मांग है उन मांगों पर गाजीपुर जिला प्रशासन ध्यान देता है। आखिर गवाहों के पलटने की स्थिति पर जिला प्रशासन किस तरह से अपना संज्ञान लेता है और आगे की स्थिति क्या होती है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। क्या मुख्तार अंसारी आज कोर्ट में आ पाएंगे गवाही देने के लिए ब्रिजेश सिंह के खिलाफ? देखिए, माननीय न्यायालय का जो 3 जनवरी पिछली तारीख थी, उसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश जो किया गया है, उसमें तो अभियोजन को, साक्षी मुख्तार अंसारी को न्यायालय में प्रस्तुत सुनिश्चित कराने के लिए आदेशित किया गया है, लेकिन अभी आने की स्थिति में वह वो बना हुआ है कि आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि काफ़ी कोहरा है रात में और मौसम बहुत ख़राब है और ब्रिजेश सिंह के खिलाफ गवाही देना है। ऐसे में उनके जान को खतरा बना हुआ है और हमने 2 जनवरी को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में हमने अर्जी दी थी उनकी सुरक्षा को लेकर, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है कि न्यायालय में संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हेतु अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र प्रेषित किया जाए। तो यहाँ पर आने की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अभी कोई निश्चित नहीं है, उनके आने की संभावना पूरी नहीं लग रही है कि आएंगे या नहीं आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम तिथि नियत की जाएगी। आदरणीय जिलाधिकारी महोदया द्वारा इसके संबंध में जवाब तलब किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है इस केस में कि 161 के बयान
से गवाह क्यों मुकर रहे हैं और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसके संबंध में जांच किया जाना चाहिए कि गवाह जब 161 में नाम लिए हैं तो कोर्ट में क्यों नहीं नाम ले रहे हैं। बड़ा सवाल है, बड़े सवाल हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज डॉन की गवाही पर ऊहापोह की स्थिति है और उनके अधिवक्ता का साफ तौर पर यह कहना है कि जो गवाह पलट रहे हैं कहीं ना कहीं एडीजीसी भी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त की घटना है उस वक्त इन्होंने जो बयान दिया था उसे बताया नहीं जा रहा है एडीजीसी द्वारा। लिहाजा जिलाधिकारी भी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और इसके साथ ही जो यहां के पुलिस महकमे के अधिकारी हैं वो भी गवाहों के पलटने की स्थिति का संज्ञान लें। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, गाजीपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।